So hello friend, myself Anno Mishra and this is your channel beautiful the channel Sail यानी कि सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज बहुत दिनों बाद मैथ की आपको वीडियो मिल रही होगी, मैं जानता हूं, क्योंकि थोड़ा सा मैं एक तरह से कहिए कि मैं बीमार हो गया थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा बीमार हो गया था मैं, उसी की वजह से थोड़ा सा आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी और मैं भी काफ़ी कोशिश कर रहा था कि आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ, लेकिन थोड़ा नहीं हो पाया, तो उसके लिए सॉरी है। लेकिन हाँ, ये है कि अभी भी उतनी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है, आपके लिए वीडियो मैं बना सकता हूँ और आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और आप सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, तो यही सब मेरे लिए काफ़ी है। तो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और स्वागत करता हूँ आपका इस यूट्यूब के एक क्यूट से चैनल पे जिसका नाम है सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर, और एक अच्छी सी बैच समाधान बैच के बारे में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने एक नए टॉपिक के ऊपर। आपने देखा होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 4 की स्टार्टिंग कर दी थी, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने स्टार्टिंग कर दी थी। हमने वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझा था, क्या है कैसे है, मतलब बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट था, हमने उसमें काफ़ी कुछ सीखा। लेकिन आज हम इसमें क्या सीखेंगे? आज हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है हमारा, या क्लास नंबर 2 जो भी कह लीजिए। ठीक है, तो लेक्चर नंबर हमारा है 02। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो, अब बात करेंगे आज हम कि रूट्स होते क्या हैं, व्हाट इज रूट्स। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे रूट्स क्या होता है, व्हाट इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है, सारी बातें करेंगे बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल डिटेल से लेकर जाएंगे, कोई दिक्कत ना लीजिए। चलिए, बिल्कुल चौड़ में बात करेंगे। ठीक है, चौड़ समझते हैं ना, बिल्कुल, हाँ ब्रीफली। चलिए, तो अब बात करेंगे रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको भैया इतना पता हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सर आपने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड कुछ लिख लीजिए कि a0 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा कंडीशन है इसकी। तो सर आपने मुझे ओवरऑल इतना बताया कि सर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने कहा हाँ भाई है तो है। तो आपने कहा सर अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, आपने कहा, मैंने मान लिया कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन क्या 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 सर, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स इसके क्या होंगे? व्हाट इज मीन बाय रूट? रूट होते क्या हैं? अभी तक आपने सीखा था चैप्टर 3 में, आपने क्या सीखा? चैप्टर 3 में आपने ये सीखा कि हम किसी भी स्ट्रेट लाइन की किसी भी, जब हम इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते थे, हम वहाँ पर रूट्स नहीं बोलते थे। अगर आपको पता हो तो हम वहाँ पर रूट नहीं बोलते थे। कभी हमने कहा कि फाइंड द रूट्स, हमने कहा फाइंड द सोल्यूशन। क्वेश्चन में दिया भी जाता था कि सोल्यूशन निकालो। ठीक है, इसका सोल्यूशन पता करो। तो मतलब कुल मिला के ओवरऑल वो रूट्स की ही बात कर रहा था। मतलब अगर कोई पूछे रूट्स है क्या भैया, रूट्स है क्या, तो रूट का मतलब बेसिकली यहाँ पर जड़ नहीं है, वरना कुछ लोग होते हैं कि सर होते ना कॉमन सेंस वाले, तो वो नहीं समझते। ठीक, तो रूट का मतलब होता है कि x की कुछ ऐसी वैल्यूज, x की कुछ एक ऐसी वैल्यूज जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान समझो कि इस x की कुछ ऐसी वैल्यूज मतलब क्यों सर ऐसी वैल्यूज बोल रहे हो? ऐसी वैल्यूज बोलने का मतलब ये है कि सब वैल्यू इसके अंदर नहीं आएंगी, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही इसके अंदर आ पाएंगी, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही इसके अंदर आ पाएंगी। तो उसी स्पेसिफिक, उसी पार्टिकुलर नंबर वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। तो आप अगर कोई पूछे कि आपसे कि बताओ भैया रूट क्या होता है, तो आप सिंपल एक वर्ड, दो वर्ड में ये बोलोगे कि उस इक्वेशन में वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो कि क्या करे, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दे। अब सभी के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर व्हाट सेटिस्फाई का क्या मतलब है? तो सेटिस्फाई का दोस्तों मतलब ये है कि जैसे आप देख रहे हो, इतना पार्ट हमारा क्या है सर, ये है LHS। ठीक है, इतना पार्ट हमारा क्या है, वो है RHS। ठीक है, हाँ सर इतना समझ में आ रहा? मतलब कि अगर मैं इसमें x की कुछ ऐसी वैल्यूज पुट कर दूं, यहाँ पे x यहाँ पर है और यहाँ पर ऐसी वैल्यूज पुट कर दूं जिससे हमारी ये इक्वेशन क्या हो जाए, LHS इक्वल टू RHS हो जाए। क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान समझना, क्या मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसी वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट कर दूं जिससे हमारा LHS और RHS क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इस ऐसी वैल्यूज को क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। इतने में तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना बेसिक सभी का क्लियर होगा। क्लास 9th में आप पढ़ के आए होंगे कि रूट्स क्या होते हैं, इतना तो पता होगा आपको। फिर भी थोड़ा सा जनरल आइडिया मैंने दे दिया, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, समझ में आया? देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार में किसी को भी, जब मैं था यार, तो मुझे भी पहली बार में कुछ समझ में नहीं आता था। ठीक है, मैं भी कोई गॉड गिफ्टेड नहीं हूँ भाई कि मुझे पहले से सब कुछ पता था कि हाँ सर रूट्स क्या होता है, सभी नहीं, लेकिन मैंने उस चीज़ को टाइम दिया।
ठीक है, मैंने उस चीज़ को टाइम दिया। तो आप भैया अगर आप यहाँ पर आपको मैथ है भैया, अगर आपको दादा अगर आपको 80% भी समझ में आ रहा है ना, क्लास 10 की मैथ अगर आपको 80% समझ में आ रही है, प्रेजेंट टाइम में अगर आपको इस समय पढ़ाता चला जा रहा हूँ, अगर आपको 80% समझ में आ रहा है, वीडियो लेक्चर से अगर आपको 80% समझ में आ रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल ट्रैक पर हैं, बिल्कुल ट्रैक पर हैं, बस उससे हटिएगा नहीं। अब जैसे मान लीजिए मैंने 80% आपका कर दिया, 20% आप एफर्ट लगाओगे। अब देखो कुछ, अब ये ना कहना कि सर ये भी तो एफर्ट है, लेक्चर देखना कोई एफर्ट की बात नहीं है, ठीक है, लेक्चर देखना कोई एफर्ट की बात नहीं है, ये ना समझिए। आपको सेल्फ इतनी थोड़ी सी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टेक्स्ट रीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब कि जो बुक्स हैं उनको रेफरेंस है उनको थोड़ा रीड करिए, इससे थोड़ा जनरल आइडिया मिलता है। तो अगर आपको यहाँ पर 80% 90% चीज़ें समझ में आ रही है तो ठीक है, आप ट्रैक पर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई ये सोचे कि सर अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ भाई, डोंट वरी, मैं दोबारा बताऊंगा। देखो, तो मैंने कहा कि रूट्स क्या होता है, रूट्स उस पार्टिकुलर इक्वेशन की कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनसे हमारा इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, जिनसे हमारा इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, जिनसे हमारा इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। चलिए आपको एक एग्जांपल दिखे दिखाता हूँ, ठीक है। चलो, जैसे कि मैंने इक्वेशन लिखी 6x² - 7x - 9 = 0। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या सर कुछ ऐसी वैल्यूज इसके अंदर मैं पुट कर सकता हूं, ध्यान समझना क्या बोल रहा हूं, क्या सर मैं इसके अंदर कुछ एक ऐसी वैल्यूज x की पुट कर सकता हूं जिससे मैं यहां पर कैलकुलेशन करने पर ये किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। क्या मैं बोल रहा हूं कि क्या कोई ऐसी वैल्यूज हैं x की जो कि मैं यहां पर पुट करता चला जाऊं तो मैं कैलकुलेशन करूं, देन फाइनली हमारा ये किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है, लेकिन मुझे पता नहीं अभी क्या है, लेकिन हाँ सर होगा तो, ये तो क्लियर है, ये तो 100% क्लियर है कि होगा तो, ठीक है। कोई भी अगर इक्वेशन है, कोई भी अगर इक्वेशन है तो उसका रूट होगा ही होगा, वो चाहे रियल हो, वो चाहे रियल ना हो, अनरियल हो, ठीक है, चाहे इरेशनल हो, चाहे रेशनल हो, कुछ भी हो, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, होगा जरूर। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है भाई, मान लो रियल ना आ जाए, मान लो मैंने यहाँ पर रखा कि कुछ भी रखा 2 ना आए, √2 आए, तो कुछ भी हो सकता है, अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना ज़रूर पता है अभी कि हाँ इसका रूट एग्जिस्ट करेगा, अगर कोई इक्वेशन है तो उसका रूट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। बाकी आगे मैं बताऊंगा क्या कंडीशन होती है जिससे रूट एग्जिस्ट नहीं करता, वो आगे की क्लास में है, लेकिन अभी आप इतना जो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर कुछ x की ऐसी वैल्यूज अगर मैं पुट कर दूं जिससे हमारा ये इक्वेशन किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। किस कंडीशन में, जब यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, व्हेन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, ठीक है, कब, जब इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो, जब इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी तभी आप बोलोगे कि वो रूट है, वरना आप रूट नहीं बोलोगे, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे सर, अरे भैया अगर मान लो आपको लीनियर दिया गया हो, क्या दिया गया हो, ठीक है, क्या दिया गया हो, लीनियर, 1 मिनट, ठीक है, मान लो आपको ना दिया गया हो ऐसा जिसमें क्वाड्रेटिक ना हो, तो सर फिर क्या होगा, मान लो आप कोई इक्वेशन दे दे लीनियर, तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, अभी आप प्रीवियस में पढ़ के आओ, अभी ये ना कहना कि सर नहीं पढ़ा हूँ, अभी आप प्रीवियस में पढ़ के आ चुके हो कि सर वहाँ पर क्या बोलते हैं, उसको सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। अब आपको जर्नल आइडिया रूट्स के बारे में लग चुका होगा, फिर से बता दे रहा हूँ कि एक्स की कुछ ऐसी वैल्यूज जिससे वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, उस वैल्यू को रूट्स बोलते हैं, उस वैल्यू को रूट्स बोलते हैं। अब एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा रहा हूँ मैं, ध्यान देखिएगा कि रूट इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर, ये बहुत ही ज़्यादा, एक पिछले बार मैंने एक लाइव क्लास ली थी तो शायद मुझे उस बच्चे का नाम नहीं याद है, उसको बहुत ज़्यादा डाउट था सर, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो लाइव क्लास में आता है बच्चा, तो उसने पूछा कि सर जैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक की जो रूट्स आती हैं वो 2 आती है, लीनियर की 1 आती है, क्यूबिक की 3 आती है, आपने पॉलिनॉमियल में बताया, लेकिन सर ऐसा कैसे होता है, सर ये होता कैसे है, उसने कई बार मुझसे पूछा, मैंने उसको कई बार एक्सप्लेन करना चाहा, लेकिन वो थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हो पाया। फिर मैंने उसको भैया एक जनरल टाइप बताया कि ये है मेन कॉन्सेप्ट कि रूट जो होता है वो हाईएस्ट पावर के इक्वल होता है। मतलब जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक की जो रूट होते हैं वो 2 होते हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, ठीक है, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा,
क्या मेरी बात इतनी समझ में आई? ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, ठीक है, मतलब 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब कभी भी रूट्स हमारे 2 आ जाएं, जब कभी भी रूट्स हमारे 2 आ जाएं तो उस टाइम पर, उस कंडीशन पर क्या हो जाएगी, इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक होगी। तो वो कैसे पता चला? वो पता चला हमको इस फॉर्मूले से कि रूट जो होता है वो हाईएस्ट पावर के इक्वल होता है। तो सर अगर क्यूबिक होगा तो वहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3 होगी। हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3 होगी। तो जब हाईएस्ट पावर 3 होगी तो ऐसी कंडीशन में वो क्या हो जाएगी? क्यूबिक हो जाएगी। लेकिन अभी हम डिटेल किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ अभी हम क्यूबिक आपके सिलेबस में है नहीं है, तो अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक की हाई रूट्स जो होते हैं वो होते हैं 2। रूट्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर एक्स की कितनी वैल्यू रख सकते हो? सर मेन जो आप एक्स की 2 वैल्यूज रख सकते हो। अब वो कौन सी होंगी वो बताऊंगा भाई, सब्र रखो। बस आप इतना समझो कि इस इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में एक्स की ऐसी 2 वैल्यूज हो सकती हैं जिससे हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, और जो वही 2 वैल्यूज हैं उनको हम रूट्स बोलते हैं। अब इतने में कोई दिक्कत नहीं है? बता दो ज़रा, इतने में तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, समझ में आया? तो जल्दी से एसएस करो। चलिए, आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। इतना समझ में आया रूट्स क्या होता है? रूट्स का थोड़ा बताना ज़रूरी था क्योंकि अब आगे हम इसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब मैं जब रूट्स बोलूँ तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हाँ सर किसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है। पूरा जनरल आइडिया आपके माइंड में घूमना चाहिए, ठीक है। चलिए, एक छोटा सा पॉइंट पिछली क्लास में बताना भूल गया था। वैसे तो आपके सिलेबस में ज़्यादा कुछ है नहीं सिलेबस में, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला। क्या होता है? पैराबोला, ठीक है, ऐसे बनता है, ठीक है, पैराबोला, ठीक है, पैराबोला करके, ठीक है, पैराबोला। या फिर कभी कभी ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। तो पैराबोला कई तरीके से होता है, बस आपको ध्यान रखना है कि इसका ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है। क्लास 11th का एक चैप्टर है ये पूरा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास 11 का पूरा एक चैप्टर है पैराबोला नाम से। उसमें आपको ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपकी बस इतना समझना है कि एक पिछले बार शायद एक एग्जाम में जो है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में और यूपी बोर्ड के दोनों के एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि पूछा गया था कि द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे। 1 मार्क्स का था क्वेश्चन, जिसमें पैराबोला था, हाइपरबोला था और लीनियर था और एक कोई और था, याद नहीं मुझे, बस इसमें सिमिलर ऑप्शन थे जिसमें कि आपको टिक कौन सा करना था? पैराबोला। तो ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला होता है। अच्छा सर, ठीक है, चलिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें अगर आप नहीं ध्यान में रखोगे ना तो फिर ये देखो बोर्ड एग्जाम में नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम पता है क्या करता है? अगर आपको मैं डिटेल बताऊँ ना, मैं दे चुका हूँ भाई, मैंने कई सारे पेपर को एनालिसिस किया, मैंने देखा कि वो कभी भी डिफिकल्ट चीज़ों को नहीं उठाता, कभी भी नहीं उठाता। वो क्या करता है? बिल्कुल लॉजिक चीज़ों को, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों क्या करता है? उठा लेता है और वहाँ से पूछ लेता है तुरंत, और वहाँ बच्चा फंस जाता है। क्योंकि बच्चा तैयारी किसकी कर रहा होता है? बच्चा तैयारी कर रहा होता है कि सर मैं डिटेल में बात करूँगा, बिल्कुल जो बड़ी बड़ी चीज़ें उनकी बातें करूँगा, और छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं रखता और वहाँ से नंबर से कट जाते हैं। यही बोर्ड एग्जाम को भैया है स्ट्रेटजी, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखो। चलिए, अब आते हैं कि सर हाउ टू फाइंड रूट्स, ठीक है। सिंपल बोलो तो कैसे आप रूट्स को पता करोगे? किसी भी क्वेश्चन को रूट्स को कैसे पता करोगे? इसी टॉपिक को नाम से एनसीईआरटी में दिया गया है, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, सॉल्विंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें? अब सॉल्व का मतलब ये है कि कुल मिला के टू फाइंड रूट, ठीक है, कुल मिला के वो कह रहा है कि उसके रूट को पता करने की बात कर रहा है। अब यहाँ पर रूट्स क्योंकि 2 है इसलिए रूट लिख दिया। तो सॉल्विंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि अगर कोई पूछे कि सॉल्विंग क्या है, मतलब कोई पूछे कि कभी एग्जाम में कहता है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब सॉल्व का मतलब क्या भाई? हाँ, आपको दे देगा, ऐसे कहेगा, देखो सिंपल में बोलूँ, देखो कहेगा 7x² माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपसे कहेगा सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। अब सर सॉल्व द इक्वेशन का क्या मतलब भाई? इसमें क्या सॉल्व करूँ मैं? अरे दादा, कुल मिला के आपसे कह रहा कि वो उसका रूट पता करो। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन ले सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर सॉल्व ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो भैया आप बोलोगे कि कुल मिला के पूछ रहा है उसका रूट। क्या पूछ रहा है? उसका रूट। तो अब हम इसी चीज को आज, अभी तो था आपको पूरा घुमा घुमा के पूरा
निचोड़ दे दिया। अब आपको मैं बेसिकली अब ये लेक्चर आज का स्टार्ट होने जा रहा है, आज का लेक्चर अब स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि है सॉल्विंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें और उसका रूट पता करें। तो रूट पता करने के हमारे उस मतलब कि इसमें सिलेबस में दो हैं। एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड, क्या है फैक्टराइजेशन, ठीक है मेथड, एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में दो हैं। किसी भी इक्वेशन को या फिर कह सकते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिकली हमारे पास दो तरीके हैं, या तो उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करें या तो उसमें हम फॉर्मूले या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करें। तो ये दो हैं जिसमें कि आज की क्लास में हम ये सीखेंगे, अब पिछली आगे की क्लास में हम ये सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। इस पे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से लिख लो, यहाँ से लिख लो कि एक क्वेश्चन भैया यहाँ से फिक्स है, आएगा ही आएगा, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए। अभी आप मेरी बात ये लेक्चर रिकॉर्ड कर लो, मेरी फोटो खींच लो भाई, खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी फोटो क्लिक कर लो और मैं कह रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इसको अच्छे से कर लिया तो आपके 2 3 5 4 नंबर पक्के 100% भाई। बहुत इससे क्वेश्चन आए हुए, बहुत ज़्यादा, हर साल क्वेश्चन इससे आए हुए। पिछले बार भी मैंने बताया था कि इससे क्वेश्चन आएगा और उठा के देख लीजिए आप, पिछले बार से क्वेश्चन आया था। वैसे मैं अपनी ज़्यादा तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन बता रहा हूँ भाई कि इससे क्वेश्चन आया था, क्योंकि आप मैं गाइड कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा ये कह लीजिए कि मेरी ड्यूटी है आपको बताना, तो ये बताया गया यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अब आज हम इसी को सीखने वाले हैं कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करके उसका रूट पता करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो अब मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूं और उसी इक्वेशन के थ्रू आपको समझाऊंगा कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड काम करता है। ठीक है, चलिए भाई, चलिए, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो जरा, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। क्या यही है? जी हाँ, बिल्कुल यही है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और हमसे कहा गया है कि सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमसे कहा गया कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सर अभी तो हमको कुछ पता नहीं है कि क्या होता है, तो अभी हम सीखेंगे। चले स्टार्ट करें। ठीक है, अब फोकस करना भाई। चलो, अभी आप इसको भूल जाओ, इसको हटा दो, बिल्कुल भूल जाओ कि कुछ है ही नहीं है, इसको पूरा गायब कर दो। ठीक है, अभी आप इस पे सिर्फ इतने पे कंसंट्रेट करोगे, सिर्फ इस वाले पे। चलो देखते हैं जरा ध्यान से। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, 2 लिखा है यहाँ पे। अभी आप इतने को भूल जाओ, जो लिखा है ना इसको हटा दो। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतने को ध्यान दो, क्या लिखा है? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। सबसे पहला स्टेप, ठीक है, स्टेप नंबर 1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है? 1 है। सबसे पहला क्या करना है, इसको हम क्या बोलते हैं सर? ये कांस्टेंट टर्म होता है, क्या बोलते थे? कांस्टेंट। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहला काम है कि इसका उठा के इस x स्क्वायर के कोएफिशिएंट में, किसमें? कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ करवा दो। क्या बोल रहा हूं कि इसका मल्टीप्लाई यानी कि किसका? कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किसमें करवाना है? करवाना है x के स्क्वायर में। क्या हमेशा? हाँ भाई हमेशा। मैथ है ना, एक्सेप्शन वगैरह नहीं है ना, मैथ है ना, एक्सेप्शन नहीं इसके अंदर भाई, ये बड़ी ख्याल, एक्सेप्शन है नहीं इसके अंदर। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान से। अब करेंगे क्या, ध्यान से देखना। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया? 2 3 6 आ गया। अब इसको ध्यान में रखो, इसको ध्यान रखो, इसको बस इधर रखो, इसको पकड़ के रखो, जाने नहीं देना। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कि अब इस 6 के कुछ ऐसे फैक्टर करो, ध्यान समझना क्या बोल रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस 6 के कुछ ऐसे फैक्टर करो जिससे माइनस करने पर या फिर प्लस करने पर हमारा मिडिल टर्म आ जाए। क्या आ जाए? मिडिल टर्म आ जाए। क्या बोल रहा हूं? माइनस करने पर या प्लस करने पर हमारा मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात सभी के दिमाग में घुस गई है कि नहीं? अच्छा,
इसीलिए देखो ध्यान देखो, यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है 5x है, यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है 5x है, इसीलिए इसको जो है कभी कभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा इसलिए मैंने सिंपल यहाँ पर बताया। बस ध्यान रखना कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी किसको कहा जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड को ही कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे 6 से कुछ फैक्टर करेंगे, चलिए करके देखते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं सर, एक हो सकता है 1 इंटू 6, ठीक है हो सकता है ना, हाँ सर हो सकता है। एक हो सकता है क्या 6 इंटू 1, एक मिनट, एक कर सकता हूँ 2 इंटू 3, ठीक है 2 इंटू 3, एक कर सकता हूँ 3 इंटू 2, ठीक है सर। एक और कर सकता हूँ क्या, एक कर सकता हूँ 6 इंटू 1। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, बस इससे ज़्यादा इसके फैक्टराइजेशन नहीं होंगे। अब क्या इसमें से कोई भी माइनस प्लस करने पर हमारा 5x आएगा क्या, या फिर 5 आएगा? x को भूल जाओ, क्या मेरा कभी भी माइनस या फिर प्लस करने पर 5 आएगा कि नहीं आएगा, इतना बताओ। सर यहाँ से देखो, देखो ज़्यादा ध्यान से, ठीक है यहाँ देखो। अब यहाँ से कई तरीके निकल कर रहा है, देखो यहाँ देखो सर, अगर मैं 6 माइनस 1 करता हूँ तब भी 5 आ जाएगा, अगर मैं 2 प्लस 3 करूँगा तब भी 5 आ जाएगा, अगर 3 प्लस 2 करूँगा तब भी 5 आ जाएगा, 6 माइनस 1 करूँगा तब भी 5 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई? तो सभी कंडीशन में 5 5 5 आ रहा है, तो क्या सर मैं किसको उठा लूँ? जिसको मन कर उठा लूँ। जैसे मुझे मन किया कि मैं 2 इंटू 3 को उठा लेता हूँ, तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस, देखो माइनस का 2x, उसके बाद माइनस का 3x, और इस 3 को एज इट इज उतार दिया, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। हमने कहा इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है, तो हमने इसको एज इट इज रख दिया। अब हमने इस इक्वेशन को स्प्लिट कर दिया। क्या कर रहा भाई, क्या कर रहा पढ़ेगा, मैंने इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, स्प्लिट कर दिया। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, स्प्लिट करने का मतलब, स्प्लिट का मतलब ये है कि मैंने इस 5x को किसमें तोड़ दिया, -2x -3x। कुछ किया नहीं है, कुछ नहीं किया है। अगर आप देखो तो -2x और -3x फिर से मिला करके -5x ही बनाएंगे, क्योंकि भैया देखो माइनस का 2x और माइनस का 3x क्या होता है सर, माइनस का 5x होता है। तो फाइनली लिखा तो यही है, फाइनली जो है लिखा तो यही है, ठीक है। अब इसको स्टेप वगैरह इरेज कर देना, क्योंकि स्टेप आपके कभी काम में नहीं आता है, कॉन्सेप्ट काम आता है, ठीक है। तो क्या कर दिया हमने, इस 5x को ऐसे लिख दिया। अब ध्यान से देखो क्या किया हमने, 2 इंटू 3 कितना होता था सर, 6 होता था, और यहाँ पर प्लस माइनस करने पर मेरा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब कि मल्टीप्लाई कराने पर जो आए उसी नंबर को प्लस माइनस करने पर हमारा क्या आ जाए, ये आ जाए, मतलब कि मिडिल टर्म आ जाए। अब बस कुछ नहीं करना है, अब तो भैया छोटी छोटी कैलकुलेशन है, बस इतना ही था। अब तो आगे आसान है, अब तो आगे आसान है। चलो अब यहाँ से क्या मैं 2 कॉमन कर सकता हूँ, ध्यान देखो, क्या मैं यहाँ से 2 कॉमन कर सकता हूँ, क्योंकि 2x यहाँ पर भी है, 2x यहाँ पर कॉमन कर लिया, तो मैंने यहाँ पर 2x कॉमन किया। यहाँ कितना बचा सर, यहाँ कितना बचा सर, यहाँ बचा x, यहाँ कितना बचा 1। क्या मेरी बात समझ में आई, ध्यान से देखो, क्या मेरी बात इतनी समझ में आई। यहाँ मैंने 2x को कॉमन किया, यहाँ क्या बचा x बचा, यहाँ क्या बचा माइनस का 1। यहाँ से मैंने क्या किया 3 कॉमन किया, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, इसलिए मैं x को कॉमन नहीं कर रहा, सिर्फ 3 को कॉमन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने माइनस का 3 कॉमन किया, तो क्या बचा, यहाँ बचा, देखो माइनस का कॉमन किया तो x क्या हो गया, प्लस का हो गया, यहाँ लिख दिया x। लेकिन ये जो माइनस प्लस का 3 था, जब मैंने यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन किया तब ये क्या बन गया, माइनस का 1 बन गया, ठीक है। तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने 2x को कॉमन किया, 2x कॉमन किया, क्या बचा x माइनस का 1, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन किया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर आपने यहाँ पर +3 कॉमन क्यों नहीं किया, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर आपने +3 कॉमन क्यों नहीं किया। इसका बेसिकली कारण ये है कि इस इक्वेशन को सॉल्व, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि जो टर्म यहाँ हो वही टर्म यहाँ होना चाहिए। इससे क्या होता है, अब आगे आसानी होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन किया, ताकि x माइनस 1 दोनों जगह सेम हो जाए। तो मैं इन दोनों को फिर से कॉमन कर लेता हूँ, ये एक मेन कारण था, ठीक है, ये मेन कारण था। फिर से लिख देता हूँ, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 2x को कॉमन किया, तो अंदर क्या बचा x माइनस 1, यहाँ से मैंने -3 को कॉमन किया, तो क्या बचा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या लिख दिया x माइनस 1
इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को एक एक बार 0 के बराबर कर देंगे तो एक क्या हो जाएगा, देखो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, हमने इस 3 को उस तरफ भेज दिया एंड फाइनली x इज इक्वल टू 3/2, तो एक x की वैल्यू यहाँ से मिल गई, x इज इक्वल टू 3/2। इसको देखो तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो x इज इक्वल टू उस तरफ भेजा तो प्लस का होगा, तो x इज इक्वल टू 1 हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर x की दो वैल्यूज आई हैं, एक तो 3/2 एक 1, एक 3/2 एक 1, एक 3/2 एक 1, ठीक है, तो x की कितनी वैल्यूज आई हैं, x की दो वैल्यूज आई, कौन कौन सी, 3/2 और, तो जब अब देखो अब यहाँ से लिंक कर सकते हो आप कि यहाँ पर x की कितनी वैल्यूज आई हैं, दो वैल्यूज आई हैं, और जब x की दो वैल्यूज आती हैं, यही दो वैल्यूज हैं जिनको आप क्या बोलते हो, रूट्स बोलते हो, क्या बोलते हो। और हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम मिनिमम कितने रूट होते हैं, दो होते हैं, तो यहाँ से दो रूट आ गए हैं। क्या नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, क्या, एक मिनट भैया, नहीं दिख रहा, कोई नहीं, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, देख लो भैया, ठीक है, तो इसको लिख दिया x इज इक्वल टू 3/x इज इक्वल टू 3/2। बताओ कोई दिक्कत नहीं में, इतने में किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं, देख लो एक बार, अभी और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, देख लो ज़रा, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डाउट होगा पूछेगा, ठीक है, डाउट ज़रूर पूछिए, कोई भी डाउट हो तो पूछेगा कि सर डाउट यहाँ पे है। कभी भी अगर आपको भैया डाउट लगे तो उसको ज़रूर से ज़रूर पूछिए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या कर रहे हो वो मेरे मायने रखता है ना, मेरे लिए क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो आप, किस कंडीशन में पहुँचे हो, पता होना चाहिए मुझे। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ, अच्छा सा बिल्कुल 1 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ, कौन सा, ठीक है, देखो 6x², देखो 6x² माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ये ना, यही है कि नहीं, यही है कि नहीं, एक मिनट, ठीक है, माइनस का 1 यहाँ पर -2 कर लो, बस। कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन मेथड, कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भाई सेम फंडा, सेम लॉजिक यहाँ पर भी, सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगाएंगे। क्या सबसे पहले क्या स्टेप था कि सर इसका इसे मल्टीप्लाई कराना है, कितना हो जाएगा, 6 2 या 12 आ गया। अब इस 12 के कुछ ऐसे फैक्टर करो जिससे प्लस माइनस करने पर हमारा मिडिल टर्म आए, जिससे प्लस माइनस करने पर हमारा मिडिल टर्म आए। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ माइनस का 1 लिख रहा है, ठीक है, माइनस का 1 छुपा हुआ है, क्योंकि x के आगे 1 लगाने से कोई मतलब तो है नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर 1 है। जरा देखो सर, एक तो हो सकता है 4 × 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि देखो 4 3 होता है 12, और अगर मैं 4 से 3 को माइनस करता हूँ, 4 - 3 करता हूँ तो आ जाता है मेरा 1, कितना आता है 1। तो ये एक ऐसा है जिससे 4 3 या 12। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि पूछे क्या सर इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन नहीं, इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, ये बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड पर काम करता है। आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जिससे हमारा ये सेटिस्फाई हो जाए। तो हमने देखा कि 12 की जो मतलब 12 का जो फैक्टर होता है वो होता है 4 × 3, होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने किसको लिया, 4 × 3 को लिया, जिससे मेरा क्या होगा, ये दूसरा वाला भी सेटिस्फाई होगा कि 4 - 3 करूँगा तो मेरा 1 आ जाएगा। अब बस वैल्यू पुट करनी है, तो देखो जरा क्या किया, यहाँ लिख दिया 6x² माइनस का क्या लिख दिया 4x, ठीक है, और प्लस का क्या लिख दिया 3x। हमने इस माइनस x को, यहाँ से देखो, हमने इस माइनस x को क्या लिख दिया, माइनस का 4x प्लस का 3x, माइनस का 4x प्लस का 3x। तो जब मैंने इसको ऐसा किया, फाइनली लिखा वही है कि माइनस का 4x और प्लस का 3x करने पर क्या आएगा, माइनस का x ही बचेगा, कोई इसमें मैंने वो नहीं लिखा बस वही है, बस तरीका बदल दिया है। उसके बाद -2 एज इट इज। अब क्या करो, कॉमन कर लो, क्या क्या कॉमन आ रहा है सर, यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर भी 2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ से x कॉमन निकल रहा है, यहाँ से x, तो क्या करो 2x कॉमन कर लो। तो मैंने यहाँ से 2x को कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा देखो, क्योंकि 2 3 × 6 होता है, यहाँ जाएगा 3x, ठीक है, और माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पर x मैंने ऑलरेडी कॉमन कर लिया है तो सिर्फ 2 ही बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने देखो, अब ध्यान देखो सर x
देखो 3x माइनस 1, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, तो यहाँ पर मैं ऐसा क्या कॉमन करूँ जिससे ये सेम हो जाए? सर प्लस 1 कॉमन कर लो, तो मैंने यहाँ पर प्लस 1 कॉमन कर लिया, ये एज इट इज हो गया 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक ब्रैकेट में कर लो, इसको और इसको, ठीक है, क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बस करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, ठीक है। अब बस क्या करो, दोनों को 0 के इक्वल कर दो, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड फाइनली x इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो x की एक ये वैल्यू आ गई, क्योंकि अब क्वाड्रेटिक है तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है, क्या है 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/3, 2/3, 2/3। तो x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक है भैया क्या माइनस का 1/2 एंड एक है हमारा 2/3। समझ में आया? तो सबसे पहला स्टेप क्या था, एक बार रिकैप करा दे रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप ये था कि इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई किसमें कराना है, इसमें कराना है। इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कराना है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में, हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है। ऑलवेज क्या कराना है, -2 का क्या कराना है, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई किसमें करा देना है भैया एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में। जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दोगे तो जो आपका आंसर आएगा, मान लो इसे यहाँ पर किया तो 6 2 आया 12, तो 12 के कुछ ऐसे फैक्टर आपको सोचने हैं, जिससे वो फैक्टर को अगर मैं प्लस माइनस करूँ तो क्या आ जाए, मेरा मिडिल टर्म आना चाहिए। प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बताइए, क्या मेरी बात इतनी समझ में आई कि नहीं? समझ में आया? ठीक है, चलिए। तो आपको क्या करना है, फिर इसके बाद हमने इतना किया तो आया 4। हमने सोचा कि सर 4 3 होता है 12 और 4 - 3 करूँगा तो 1 आ जाएगा, मतलब कि मिडिल टर्म भी सेटिस्फाई और भैया ये मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई हो गया। तो जब दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती हैं तब फाइनली क्या हो जाता है, उसके बाद वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, कॉमन किया, दोनों को 0 के बराबर किया और आंसर आ गया कि x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 एंड 2/3। तो आप लिखोगे कि x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 2/3। तो आपकी ये x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब 2 क्यों आई, क्योंकि क्वाड्रेटिक था और क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है, इसीलिए इसकी जो रूट आए हैं, इसीलिए इसका जो रूट आया है वो आया है 2। एक है माइनस का 1/2, एक है 2/3। एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, ठीक है, चलें, ठीक है। जस्ट अ सेकंड भाई, जस्ट अ सेकंड। मैं सबने प्यारे से मार्कर को प्यारी सी इंक पिला दे रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, चलें। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, क्या है 2x स्क्वायर उसके बाद माइनस का x प्लस का 1/8 इज इक्वल टू 0। अब इस बार ये है सर सेम है, कोई दिक्कत नहीं, सेम है, बस आपको इक्वेशन क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में कर लेना है और कुछ नहीं करना है। तो बस इसको क्या करो, चेंज कर लो। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। क्या किया, एलसीएम ले लिया। तो फाइनली जब हमने एलसीएम लिया क्या आ गया, 8 मैंने एलसीएम ले लिया, तो 8 2 16x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का कितना आ गया 8x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 8 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके रेडी है। क्या सभी को ये दिख रहा है,
16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब बस क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहला कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई x² का कोएफिशिएंट है, ये हमेशा लगेगा, इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूँ, ये हमेशा लगेगा कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दो तो 16 × 1 कितना होता है, 16 × 1 फाइनली आता है 16। अब 16 कुछ ऐसे फैक्टर सोचो जिससे प्लस माइनस करने पर 8 आ जाए, जिससे प्लस माइनस करने पर हमारा 8 आ जाए। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है सर? देखो एक हमने सोचा कि सर 4 × 4, सर बड़ी चात गई, 4 × 4 होता है 16, 4 + 4 होता है हमारा 8। यहाँ से देख लो 4 × 4 होता है 16, 4 + 4 होता है 8, 4 × 4 होता है 16, 4 + 4 होता है 8। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, और अगर मैं प्लस माइनस करूंगा यानी कि प्लस करूंगा तो 8 भी आएगा। करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। तो क्या मैं लिख दिया, इसको लिख दिया 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, 16x को ऐसे ही लिखा, इस -8x को हमने स्प्लिट कर दिया किस फॉर्म में, माइनस का 4x माइनस का 4x, फाइनली आएगा माइनस का 8x ही। लेकिन इससे क्या हो रहा है, ये चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, और प्लस का 1 एज इट इज़। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ से देखो 4x कॉमन कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी 4x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 4x को कॉमन कर लिया, तो क्या बचा, यहाँ बचा 4x, क्योंकि 4x बचेगा ना भाई, 4x ही बचेगा ना, हाँ। उसके बाद माइनस का 1, उसके बाद मैंने यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन किया, तो यहाँ आ गया 4x, क्योंकि यहाँ पर -1 कॉमन करने पर ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 4x, लेकिन ये -1 कॉमन करने पर यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों चीज़ें सेम आ चुकी हैं। ये रूल तभी लगाओगे, आगे आप तभी जाओगे जब आपका यहाँ पर जो बॉक्सेस में है, ठीक है, स्क्वायर ब्रेकर्स में है, ये आपको क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी 4x - 1, यहाँ पर भी 4x - 1, इसको फिर से कॉमन कर लो, तो ये आ जाएगा 4x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में आ जाएगा 4x माइनस का 1। देखो 4x माइनस का 1 यहाँ से कॉमन किया, 4x माइनस 1 यहाँ से कॉमन किया, इज इक्वल टू 0। अब देख लो यहाँ पर दोनों रूट्स इक्वल ही आएंगे, देख लो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू 1/4। नहीं दिख रहा क्या, एक मिनट, इसको यहाँ उठा के ले जाओ। ठीक है, यहाँ जाएगा x इज इक्वल टू 1/4। उसके बाद यहाँ से भी कॉमन करेंगे। ठीक है, तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ देखो आप कि x इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर भी x की दो वैल्यूज आई हैं, एक माइनस का 1/4, एक माइनस का 1/4। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो सोचेंगे कि सर जब दोनों वैल्यूज सेम है तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें कि इसका रूट्स क्या है 1/4? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। दो रूट हैं तो आपको दोनों बताने पड़ेंगे। क्या लिखना पड़ेगा आपको कि x इज इक्वल टू 1/4, 1/4। ऐसा ना करिएगा कि जब दो रूट्स इक्वल हो जाएं तो भैया उसको एक बार ही लिख दो, कह दो सर दोनों तो बराबर ही है। नहीं, ऐसा ना करिएगा, दोनों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक 1/4 आया है, एक भी 1/4, मतलब दोनों ही 1/4 है। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई कि नहीं? तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, बस क्या किया, पहले इसको चेंज किया ax² + bx + c के फॉर्म में। उसके बाद हमने क्या लगाया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाया। एग्जाम में कभी कोई पूछ लेता है व्हाट डू यू मीन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो घबराइएगा नहीं, ये फैक्टराइजेशन मेथड ही है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड ही है, सॉरी। तो फिर हमने क्या किया, 16 × 1 किया, क्योंकि सबसे पहला स्टेप ये होता है कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई किसमें कराना है, x² के कोफिशिएंट में। तो उसके बाद जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 16 × 1 हुआ 16। अब 16 कुछ ऐसे फैक्टर आपको सोचने हैं जिससे मल्टीप्लाई कराने पर 16 आए, प्लस माइनस कराने पर 8 आए। तो भैया हमने क्या किया, अब बार बार मैं प्लस माइनस बोल रहा हूँ तो ये ना समझिएगा कि प्लस कराना है या माइनस कराना है, एक ही कराना, चाहे प्लस कराओ चाहे माइनस कराओ। ठीक, तो उसके बाद हमने सोचा कि सर 4 × 4 होता है 16 और 4 + 4 होता है 8। ठीक है, तो ये यहाँ से डिसाइड हो रहा था, तो हमने क्या लिख दिया, इस -8x को लिख दिया माइनस का 4x। अब कॉमन करना सभी को आता है, कॉमन कर लिया और फाइनली आंसर निकाला कि x की दो वैल्यू आई, एक आई 1/4, एक आई 1/4। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई? ठीक है, चलिए जल्दी से एसएस कर लीजिए। जल्दी से एसएस कर लीजिए। चले आगे चले, ठीक है, इरेज करते हैं इसको। चलिए आगे चले, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं, अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आपको, अब इस बार मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस का 5x, ठीक है, 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ये है 2, ठीक है। 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। कह रहा कि सो दैट, क्या करना है, शो करना है, क्या शो करना है, क्या शो करना है, क्या शो करना है बताऊंगा अभी, ठीक है। सो दैट, जिसमें से पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट है कि x इज इक्वल टू 3 इज इट्स सोल्यूशन। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू -1/2, x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 इज इट्स सोल्यूशन, ठीक है सर। एंड तीसरा पॉइंट क्या कह रहा, तीसरा पॉइंट कह रहा कि x इज इक्वल टू 4 इज नॉट, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 इज नॉट इट्स सोल्यूशन। जरा मैं साइड जा रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ो, एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, नहीं हो रहा है डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि आपका भाई अभी जिंदा है। चलिए, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें देखी होंगी, समझी होंगी, क्वेश्चन कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, सारी चीज़ें एक एक पॉइंट को बताऊंगा, ध्यान समझो क्वेश्चन को। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, अब इससे ज़्यादा हिंदी क्या बता दो भाई, संस्कृत में बोल दूँ, संस्कृत में बोल दूँ क्या इसको, ठीक है। तो फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस का 5x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सो दैट, क्या करना है, शो करना है कि x इज इक्वल टू 3, 3 पॉइंट है, आपको तीनों चीजें शो करनी है। सबसे पहला क्या कह रहा, x इज इक्वल टू 3 इज इट्स सोल्यूशन। x इज इक्वल टू 3 क्या है, मतलब कि x बराबर 3 इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब क्या है, रूट्स है, रूट्स का मतलब क्या है, उसको सेटिस्फाई करेगा। लिंक करो, लिंक करो, सोल्यूशन का मतलब रूट्स, रूट्स का मतलब क्या होता है, जो रूट होता है वो उसको सेटिस्फाई करता है। तो जरा इसको सेटिस्फाई करा के देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, लिखते हैं केस फर्स्ट, ठीक है। तो केस फर्स्ट हमारा क्या है, एट x इज इक्वल टू 3, चेक करो जरा। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया है, x बराबर 3 को जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट किया है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 9 हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 15 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 18 और माइनस का 18 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कितना हो जाएगा माइनस 18, तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। LHS इक्वल टू RHS, यहाँ लिखोगे हेंस LHS इक्वल टू RHS, क्या लिखोगे कि LHS बराबर RHS है। दियरफॉर x इज इक्वल टू 3 इज इट्स सोल्यूशन। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई, कैसे करना है अप्रोच बता रहा हूँ। केस फर्स्ट क्या था कि x इज इक्वल टू 3 इज इट्स सोल्यूशन, मतलब x इज इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन है तो क्या मतलब भाई, सोल्यूशन है तो मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या किया, सेटिस्फाई करा के देखा। तो हमने x इज इक्वल टू 3 पर देखा, जब मैंने x इज इक्वल टू 3 पर देखा, x की वैल्यू पुट की और सॉल्व करते चले गए। तो 0 इज इक्वल टू 0, मतलब कि LHS इक्वल टू RHS। जब LHS इक्वल टू RHS हो गया तो हम लिख देंगे दियरफॉर x इज इक्वल टू 3 इज इट्स सोल्यूशन, हेंस प्रूव्ड हो गया, या कह दो हेंस शो हो गया। तो हमने पहली कंडीशन को शो करा लिया। जल्दी से एसेस कर लो। चलो अब आते हैं अगले केस 2 पे, ठीक। केस सेकंड क्या है, चलो देखते हैं। मतलब पहला तो हमने शो कर लिया, ठीक है। अब दूसरा क्या शो करना है, केस सेकंड है कि x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 इट इज सोल्यूशन। कह रहा अब केस जो सेकंड है आपका, उसमें कह रहा कि एट x इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब क्या करना है, माइनस 1/2 पे चेक करना है कि ये इक्वेशन जो है ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं है, शो करना है। तो चलिए करके दिखाता हूँ। तो 2 इंटू माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 5 इंटू माइनस का 1/2, ठीक है, माइनस 5 इंटू माइनस का 1/2 और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो।
तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, इतना डिटेल में कोई बताता है नहीं, ठीक है, इतना डिटेल में बच्चों वाली बात कोई बताता है नहीं, लेकिन मैं आपको इतनी ज़्यादा प्रॉपर गाइडेंस के साथ फॉलो बता रहा हूँ सारी चीज़ों को कि आपके माइंड से निकलनी नहीं चाहिए, वरना कोई आपसे नहीं कहेगा भाई स्क्वायर कौन बताता हो। क्लास 10th में आने के बाद कोई एक ऐसा टीचर था जो आपको स्क्वायर के बारे में बताता हूँ, कोई नहीं बताता भाई, कोई बताता ही नहीं स्क्वायर के बारे में, लेकिन आप बता रहा हूँ भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, बताओ, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर आ गया 4, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया 5 1 जा 5/2 -3 इज इक्वल टू 0। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो माइनस का 1/2 प्लस का 5/2 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 का एलसीएम ले लें क्या, 2 का एलसीएम ले लें, चलो ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया 2 का एलसीएम ले लिया, ठीक है, 2 का एलसीएम ले लिया, तो मैंने 2 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 ही बचा, यहाँ क्या बचा सर 5 ही बचा, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया 6 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया इज इक्वल टू 0। अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे, क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाओ, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 5 1 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 इंटू 0 फाइनली आता है 0, 2 इंटू 0 का आता है 0 ही आता है, तो यहाँ हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी आप देख रहे हो कि 0 बराबर 0 आ गया, मतलब कि LHS बराबर RHS। जब LHS बराबर RHS हो जाता है तो हमने कह दिया कि हेंस प्रूव्ड x इज इक्वल टू -1/2 इज इट्स सॉल्यूशन। समझ में आया, जल्दी से एसेस करो, ठीक है। चलिए अब आते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 क्या है, कह रहा कि x इज इक्वल टू, ये जो 4 है वो इसका सोल्यूशन नहीं है, x इज इक्वल टू 4 इज नॉट इट्स सोल्यूशन, ठीक है, तो सोल्यूशन नहीं है। चेक करते हैं एट x नॉट इक्वल 4 पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या फिर x 4 भी चेक करते हैं, चलो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर -5 इंटू 4 -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आ जाओ, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 -5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, ठीक है, -3 इज इक्वल टू 0। इसको देखो ये कितना है 16, ये कितना हो जाएगा ठीक है, हाँ। उसके बाद देखो ये कितना हो जाएगा 32 माइनस 23 इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा जरा माइनस करिए, तो ये आ जाएगा आपका 7 एंड 7 to 9, ठीक है। तो क्या 9 इज इक्वल टू 0 हो सकता है क्या, बताओ, कभी 9 0 के बराबर कैसी बातें कर रहे हो सर, ये तो कैसी बातें कर रहे हो, मतलब 9 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 9 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि एट x इज इक्वल टू 4 इज नॉट इट्स, ठीक है, इट्स सोल्यूशन, इज नॉट इट्स सोल्यूशन, x इज इक्वल टू 4 इज नॉट इट्स सोल्यूशन। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में हो गया, स्कूल एग्जाम में होगा, इस तरह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रूफ करो, शो करो कि ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। तो बेसिकली अगर पूछे कि सोल्यूशन है कि नहीं है तो उसका बस एक ही फंडा है, उस वैल्यू को उठा के उस इक्वेशन में पुट कर दो, अगर 0 के बराबर आ गया तो उसका सोल्यूशन है, वो उसका रूट है, अगर नहीं आ रहा तो उसका रूट नहीं है। इस चीज़ को मैं प्रीवियस चैप्टर में भी सिखा चुका हूँ। चलिए अब आपको एक होमवर्क देके जा रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क देके जा रहा हूँ, उसको ज़रूर से ज़रूर भैया ट्राई करिएगा, ट्राई करिए, उसको करना है, उसको आगे क्लास में जो आगे क्लास चलने वाली है उसमें आने से पहले उसको ट्राई करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। इस अब फैक्टराइजेशन मेथड में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, जितना मैंने बता दिया है, जितने मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं उतनी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी इस चैप्टर के एंड तक मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जितने हो सकेंगे पॉसिबल से पॉसिबल क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा, जिससे आपका मास और बिल्डअप हो जाए, और देखेंगे फिर कैसे क्या होता है आगे। बाकी मैं आपको एक होमवर्क देके जा रहा हूँ, ठीक है, उसको जरूर ट्राई करिएगा। बार बार मैं ट्राई बोल रहा हूँ लेकिन आपको ट्राई नहीं करना है, आपको उसको करना ही करना है। सबसे पहले क्या करना है, रीड टेक्स्ट बुक, ठीक है, टेक्स्ट बुक सबसे पहला तो यही क्या करो, या एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, आरडी शर्मा फॉलो कर रहे हो, कोई बच्चा है कुछ भी फॉलो कर रहा है, लेकिन आपको उस टेक्स्ट बुक से फैक्टराइजेशन मेथड को रीड करना है, क्या कह रहा है, समझा क्या रहा है, और फाइनली उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, एंड सॉल्व, ठीक है, एंड सॉल्व
टू रिलेटेड क्वेश्चन, एक मिनट, एंड सॉल्व रिलेटेड क्वेश्चन टू रूट्स, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड कर लो, किससे, फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करो, आपको टेक्स्ट बुक रीड करनी है और उससे क्वेश्चन, मतलब कि आज मैंने जो क्लास बताया इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको उससे क्वेश्चन करने हैं। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही था, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और ठीक है, अगर आप कोई कहीं पर दिक्कत आ रही है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए, मैं सारी चीज़ों को देखता हूँ और फाइनली उसका इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये पार्ट नहीं समझ में आया, लिख दीजिए सर मुझे ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, सर मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं उसको अगले क्लास में उस क्वेश्चन को वहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा, आपको मुझसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप करोगे तब मैं समझूंगा कि आप हो कहाँ पे, किस कंडीशन पे हो। अभी आप क्लास 10th में आ चुके हो, लेकिन आपको क्लास 10th वाली चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें मुझसे शेयर करनी पड़ेगी, ताकि एज अ टीचर मैं आपको गाइड कर सकूँ, एज अ गाइडर मैं आपको बता सकूँ कि हाँ आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करोगे। तो ये आपके लिए थोड़ा सा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई चीज़ तो उसको बताइए, और अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, और फाइनली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन बच्चों के साथ जो कि क्लास 10th में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने की तैयारी में है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं क्लास एंड करने से पहले एक अच्छी सी मुस्कुराहट, अच्छी सी मुस्कान के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ, ठीक है, सभी वीडियो को एंड करता हूँ। तो मुस्कुराते रहें, पढ़ना तो वही है, पढ़ना तो वही है, पढ़ने में भैया कुछ पढ़ने में कौन होता है, पढ़ना तो वही है, लेकिन मुस्कुराने भी ज़रूरी है। तो मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।